Good afternoon once again all of you. Now this is our third and last video. So let's start. Brahmans entered low caste professions. Okay. So high caste Brahmans entered low caste professions like agriculture, trade and craft in the medieval age. तो जो ब्राह्मण थे जिनको सबसे ऊंचा स्टेटस मिला था कास्ट सिस्टम में या वर्ण सिस्टम में, तो ब्राह्मण्स का काम क्या था? नॉलेज देना, शिक्षा देना और भगवान की पूजा करना। बट वो लो कास्ट में एंटर हो गए कुछ प्रोफेशंस को अपना के, जैसे एग्रीकल्चर उस टाइम पर लो प्रोफेशन माना जाता था, तो ब्राह्मण्स एग्रीकल्चर या खेती करने लगे, ट्रेड व्यापार करने लगे, क्राफ्ट चीज़ों को बनाने लगे, है ना, मिडिवल एज में। तो वो एक तरह से वो लो कास्ट में उन लोगों ने एंटर कर लिया। सब कास्ट जातीज, द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशंस गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ सब कास्ट ईच कॉल्ड अ जाति। अब क्या हुआ कि उस टाइम पर नए नए किंगडम्स बने, नए नए रूलर्स थे, तो उन्होंने अपना एम्पायर एक्सपांशन किया। तो क्या हुआ कि टेम्पल्स बनने लगे, टेम्पल्स बनने लगे। तो क्या हुआ कि दूसरे कल्चर आए तो वो अपने साथ नए नए काम भी लेके आए, ठीक है ना। तो लोगों ने उन नए कामों को अपनाया, तो जो जिस काम को करता था उसको एक जाति का नाम दे दिया गया, है ना। सब कास्ट इंग्लिश में बोलते हैं, उसको जाति बोल दिया। जैसे कोई अगर कपड़े सिलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? टेलर, और हिंदी में दर्जी। तो ऐसा फिर अगर किसी को भी अगर कपड़े सिलना आ गया तो वो उसकी एक कास्ट बना देगी, कौन सी? टेलर, मतलब दर्जी, ठीक है। किसी को अगर जूते बनाते आ गया तो वो क्या कहलाएगा? कोबलर या मोची, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि काम को ही जातियों का नाम दे दिया गया। अ जाति कंसिस्टेड ऑफ अ पीपल हु वर इन द सेम प्रोफेशन, ठीक है ना। तो जाति वैसे लोगों का ग्रुप होता था जो एक ही तरह का काम करते थे। सपोज करो कि अ, कोई 50 लोगों की कम्युनिटी और सभी क्या काम कर रहे हैं? कपड़े सिलने का काम कर रहे हैं। तो सभी लोग, फिर चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या शूद्र हो, वैश्य हो, अगर वो कपड़े सिलने का काम कर रहा है, मतलब वो 50 लोग अगर कपड़े सिल रहे हैं, है ना, तो उनकी एक ही कास्ट हो गई, क्या हो गई? जाति। उनकी क्या जाति हो गई? दर्जी, टेलर। प्रोमिनेंट अमॉन्ग द जातीज दैट इमर्ज्ड वर द कायस्थ सब कास्ट ऑफ स्क्राइब, क्योंकि उस टाइम पर रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स को लिखने का काम ज़्यादा होता था, इसलिए कायस्थ एक जाति बन गई, जो कि किनकी कास्ट होती थी? स्क्राइब्स, मतलब जिनको, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे या जो भी लिखने का काम करते थे, तो लिखने वालों को कायस्थ कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये एक अलग से जाति बन गई। द कायस्थ रोज टू प्रोमिनेंस बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम एन इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। और ये कायस्थ इसलिए ज़्यादा, ये जो जाति इसलिए इतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गई क्योंकि उस जातीज हैड देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो कोई सी भी जाति थी वो जो बनी, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशन भी हुए या बनने लगे। और जाति को लीड कौन करता था? एल्डर, मतलब जो सबसे बुजुर्ग होता था उस पर्टिकुलर जाति में, सबसे एल्डर जो होता था, वही क्या करता था? प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन या लीडर होता था। बिसाइड्स ऑल द जातीज हैड टू फॉलो द सिविल रूल्स ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस। आप एक गांव में रह रहे हो और अलग अलग उसमें 10 जातियाँ अलग अलग रह रही है, तो जाति के तो रूल्स उनको फॉलो करना ही है जो उनकी जाति में बने हैं, उनकी सब कास्ट में बने। लेकिन उस पर्टिकुलर सिटी के भी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, तो उनको वो रूल्स एंड रेगुलेशन भी मानना है, तो वो सभी जातियों पे इम्प्लीमेंट होंगे। जो सिटी के लिए जो रूल होगा, जो शहर के लिए जो भी रूल होगा, वो सबको मानना पड़ेगा। और जाति के रूल कौन मानेंगे? उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या सब कास्ट के लोग, ठीक है। Portuguese and potatoes. Many foreigners settle in coastal cities and near the नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। तो बहुत सारे जो फॉरेनर्स है, ठीक है ना, कहाँ पर सेटल हो गए इंडिया में? कोस्टल सिटीज़ जो थी इंडिया की, वहाँ पर, ठीक है ना। जो कि मोस्टली कहाँ पर थी? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर पे, है ना। उत्तर पश्चिमी जो सीमा थी भारत की या बॉर्डर थी, वहाँ पर अदर कंट्रीज से आए जो फॉरेनर्स थे या लोग थे, उन पर्टिकुलर कोस्टल सिटीज़ में सेटल हो गए। These foreigners brought along their culture, customs, religion, crafts, technologies and even fruits and vegetables.
अब ये जब नए फॉरेनर इंडिया में सेटल हुए तो ये अपने साथ अपना कल्चर लेके आए, अपने रीति रिवाज कस्टम लेके आए, अपने धर्म को लेके आए, रिलीजन को, क्राफ्ट, क्या क्या चीज़ें वो लोग वहाँ बनाते थे वो यहाँ पर भी लेके आए, प्रोडक्शन वर्क, नई नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, ठीक है ना। यहाँ तक कि वो अपने साथ अपनी कंट्री के फल, फ्रूट्स, वेज को, अगर आपको चाहिए है ना रेशम, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उन सिल्क वॉर्म्स जो कीड़े होते हैं, रेशम के कीड़े, उन्हें वो पालना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सेरीकल्चर की जो क्या बोल सकते हैं, एक ये एक तरह से एक पार्ट होता है ना, ये एग्रीकल्चर कैटेगरी में ही आता है। तो सेरीकल्चर कहाँ से आया, चाइना से आया। फिर वाटर इरिगेशन, मतलब सिंचाई के लिए एक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ठीक है, जिसका नाम था पर्शियन वाटर व्हील, है ना। तो पर्शिया, ईरान से एक टेक्नोलॉजी आई पर्शियन व्हील को। तो पर्शियन व्हील से क्या होता था, पानी एक पर्टिकुलर, क्या बोल सकते हैं हम, नहर के थ्रू कहाँ जाता था, खेतों में जाता था। टर्क्स ब्रॉड प्लम्स, पीचेस, ऑरेंजेस एंड लेमन्स, जो तुर्किस्तान है ना, जो तुर्किस्तान से जो भी रूलर्स आए थे या लोग आए थे, वो अपने साथ तो साइट्रिक फ्रूट से लेके आए, जैसे प्लम्स मतलब जैसे हम आलू बुखारा बोलते हैं, ऑरेंज, संतरा, लेमन्स, है ना। मतलब ये हमारे यहाँ की नहीं है, ये कहाँ से है, तुर्किस्तान से है। पोर्टुगीज ब्रॉड पोटेटोज, टोमेटोज एंड चिलीज, इवन जो आलू है, टमाटर है और जो मिर्ची है ना, रेड चिली बोल लो या ग्रीन चिली बोल लो, ये भी कहाँ की है, ये यूरोप से आई है ना। यूरोप में एक कंट्री है पुर्तगाल जैसे हम बोलते हैं, और वहाँ से जो लोग आए थे उन्हें पोर्तुगीज कहा जाता है। तो पोर्तुगीज अपने साथ पोटैटो, टोमेटो और चिली लेके आए, ठीक है। ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, ठीक है। हिंदुइज्म वेंट थ्रू सम चेंजेस, तो अब पुराने और नए रिलीजन आपस में जब मिक्सअप हुए, तो जो हिंदुइज्म का जो कल्चर था वो भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ। न्यू डिटीज केम टू बी वर्शिप, अब नए नए रिलीजन के लोग यहाँ पर आए तो नए नए भगवान भगवान भी आए उनके साथ, उनके भगवान भी लेके आए वो। तो जब उनके भगवानों को वो लेके आए तो उनको रखने के लिए उनके हिसाब से जो भी है टेम्पल्स है या मॉस्क, मंदिर, मस्जिद या चर्च है ना, वो बने। ट्राइबल आइडियाज ऑफ वर्शिप इंटर्ड हिंदुज्म, जो ट्राइबल सोसाइटी के जो लोग थे जिन्होंने हिंदू कल्चर को अपनाया था, ठीक है ना, तो वो अपने साथ अपने आइडियाज़ को भी उन्होंने हिंदुज्म में क्या करा, इवॉल्व करा। बिल्डिंग टेम्पल्स बिकेम एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी, मंदिर बनाना उसमें उस टाइम पर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी बन गया। मतलब अगर किसी राजा को अपनी पावर शो करना है तो वो कैसे करेगा, बड़े बड़े मंदिर बनवा कर। द डिटीज worshipped in these temples often represented the qualities that an ideal ruler was expected to have। अब इन मंदिरों में जो भगवानों को रखा गया, ठीक है, तो भगवान और राजा, उनके नाम भी क्या सिमिलर होते थे। मतलब वो जो राजा होता था वो अपने आप को किसकी तरह शो करवाना चाहता था, मतलब वो लोगों को क्या दिखाना चाहता था कि मैं आपका भगवान हूँ, मतलब मैं भगवान का, गॉड का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, है ना। और वो अपने भगवान के आइडियल्स, है ना, लोगों, वो चाहता था कि लोग भगवान के जो आइडियल्स है, भगवान की जो क्वालिटीज़ है ना, जो अच्छे फैक्टर्स है, वो लोग उसमें देखें, ठीक है। Brahmins became wealthy and powerful. Rulers patronized learned Brahmins and granted them tax-free land। अब उस टाइम पर क्या हो गया, क्योंकि ब्राह्मण्स का इम्पोर्टेंस काफ़ी, क्योंकि जो रूलर्स होते थे किंग, वो ब्राह्मण्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि किसी भी तरह की वर्शिप पूजा के लिए ब्राह्मण्स को ही बुलाया जाता था। अगर शादी होती थी तो ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था। अगर किसी के फ्यूनरल या अंतिम संस्कार में जाना होता था तो ब्राह्मण्स को बुलाया जाता था। तो ब्राह्मण्स की प्रशंसा किस तरह से करते थे उस टाइम पे रूलर्स, उनको बहुत बड़े क्वांटिटी में रूलर्स ज़मीन दान में देते थे। इससे क्या हुआ, दस मेनी ब्राह्मण्स बिकेम वेल्दी एंड पावरफुल, बहुत सारे ब्राह्मण्स अमीर हो गए, क्योंकि उनको सभी तरफ से क्या हो रहा था, लोग उन्हें दान करते थे अपने अपने हिसाब से, फिर चाहे वो ज़मीन का दान हो या अन्न का दान हो या पैसों का दान हो। दे यूज्ड देयर पावर टू मेक द कास्ट रूल्स एंड रिलीजियस नॉर्म्स वेरी रिजिड।
अब क्योंकि डे बाय डे ब्राह्मण्स की पावर बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उनको इतना सारा दान मिल रहा था, ग्रांट्स मिल रहा था, तो उन्होंने क्या करा, जो कास्ट के जो रूल्स और रेगुलेशन थे उनको और ज़्यादा टफ कर दिया है ना, रिजिड कर दिया, अपने हिसाब से रूल्स को वो लोग बनाने लग गए। इस्लाम इस्लाम द रिलीजन ऑफ द मुस्लिम्स अरोज इन अरेबिया इन द 7th century AD। इस्लाम जो कि मुस्लिम्स का रिलीजन है, ठीक है ना, तो अरेबिया में इसकी शुरुआत हुई कब, 7th सेंचुरी के आसपास। Islam is centered on the belief in one God, Allah, and the teaching of His last prophet Muhammad। तो अल्लाह क्या है, एक मतलब सॉरी इस्लाम क्या है, इस्लाम के अकॉर्डिंग वो एक ही गॉड में बिलीव करते हैं, दैट इज़ अल्लाह, है ना, एंड द टीचिंग ऑफ हिज लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद, और वो किसकी टीचिंग्स को मानते हैं, जो अल्लाह, उनका ऐसा मानना है कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो अ, किसके, क्या बोल सकते हैं हम, एम्बेसडर थे, या उन्हें किसने भेजा था, खुद उनके गॉड अल्लाह ने, ठीक है। द टीचिंग्स आर कंटेंट इन द होली बुक कॉल्ड द कुरान। और जो भी प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है, मतलब लोग ऐसा मानते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो भी बोलते थे उनसे कौन बुलवा रहा है, उनका भगवान अल्लाह बुलवा रहा है ना। जैसे हमारा होली टेक्स्ट क्या हो सकता है, रामायण, महाभारत, जितने भी पुराण है, वेद है, या एक भागवत गीता है, हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट होली टेक्स्ट है, ठीक है ना। हाँ, हिंदू कल्चर में इंसान के सभी तरह के क्वेश्चंस का आंसर कहाँ मिलेगा आपको, भागवत गीता में, है ना। मतलब सोशली आपके दिमाग में जितने भी सवाल आते हैं, सामाजिक रूप से या पॉलिटिकल रूप से या रिलीजियस टर्म्स में, जो भी अगर कुछ भी क्वेश्चन है, तो उसका जवाब आपको कहाँ मिलेगा, भागवत गीता में। Shia and Sunni. After Prophet Muhammad's death, a caliph or khalifa succeeded him as the religious and political head of the Muslim community. प्रॉफिट मोहम्मद को आप ऐसा मान लीजिए कि एक तरह से ये मैसेंजर थे गॉड के, जैसे हम साईं बाबा को मानते हैं ना, वैसे ही मुस्लिम लोग अल्लाह के मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद को मानते थे। उनकी डेथ के बाद एक कलीफ, जिनको खलीफा भी कहा गया है ना, सक्सीडेड हिम एज द रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। तो खलीफा को ही क्या मान लिया गया, पॉलिटिकल हेड मान लिया गया मुस्लिम कम्युनिटी का। लेटर द कम्युनिटी स्प्लिट इनटू टू मेनर सेक्ट्स, शिया एंड सुन्नी। तो बाद में यही मुस्लिम लोग दो सेक्शंस में या दो सेक्ट्स में डिवाइड हो गए, शिया एंड सुन्नी। तो जो शिया मुस्लिम होते हैं, है ना, शिया रिगार्ड मोहम्मद सन इन लॉ अली एज द प्रॉफिट्स ट्रू सक्सेसर, ठीक है ना। तो शिया जो लोग हैं उनका ऐसा मानना है कि अली, आपने सुना होगा ना वर्ड या अली, मूवीज में सुना होगा या कहीं पे भी सुना होगा। तो जो अली को मानते हैं, तो शिया मुस्लिम्स के अकॉर्डिंग अली कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद की क्या है, सन इन लॉ है, मतलब दामाद है। तो अली को ही वो लोग अपना भगवान अली है, ठीक है ना। उनको किसने अपॉइंट करा है, खुद प्रॉफिट मोहम्मद ने अपॉइंट करा है, ठीक है। बट द सुन्नीज बिलीव दैट ए कैलिफ शुड बी चूजन बाय द होल कम्युनिटी। लेकिन जो सुन्नी मुस्लिम्स है, ठीक है ना, उनका ऐसा मानना है कि जो कैलिफ है, ठीक है ना, उसको पूरी कम्युनिटी ने सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द कुरान दे फॉलो द सुन्ना कस्टम एंड लॉज बेस्ड ऑन द डीड्स एंड वर्ड्स ऑफ मोहम्मद, ठीक है ना। कुरान के अलावा दे फॉलो द सुन्ना कस्टम एंड लॉज बेस्ड ऑन द डीड्स एंड वर्ड्स ऑफ मोहम्मद। तो जो सुन्नी मुस्लिम्स है, ठीक है ना, तो वो किसके कस्टम, किसके द्वारा बनाए गए कस्टम्स या रिलीजियस रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, जो मोहम्मद ने बनाए हैं, ठीक है ना, प्रॉफिट मोहम्मद ने जो बनाए हैं, ठीक है। तो सुन्नी, अगर आपने एक वर्ड सुना होगा, जो बोहरा कम्युनिटी होती है वो सुन्नी होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो अपने जो धर्म गुरु हैं, जो खुद एक इंसान के रूप में है, उन्हें भगवान मानते हैं, उन्हें सब कुछ मानते हैं। और जो शिया मुस्लिम से, ठीक है ना, वो जो अल्लाह है, जो अल्लाह क्या है, अल्लाह की किसी तरह की कोई इमेज नहीं होती है, वो ऐसा माना गया, वो एक अल्लाह जो है ना, एक एक रोशनी है, ठीक है ना। इट इज़ अ बीम ऑफ लाइट, एक सूर्य का प्रकाश है, एक प्रकाश है, सॉरी सूर्य का प्रकाश बोल रहा हूँ मैं, एक तरह का प्रकाश है।
उसे ही वो लोग अल्लाह मानते हैं, ठीक है ना। तो प्रोफेट मोहम्मद को मानने वाले लोग कौन है? शिया हैं। और जो उनके दामाद अली को भगवान मानते हैं वो कौन है? सुन्नी मुस्लिम से। तो बोहरा कम्युनिटी सुन्नी होती है, और जो दूसरे होते हैं मुस्लिम्स वो शिया होते हैं, ठीक है ना। बोहरा कम्युनिटी डिफरेंस है, ठीक है। इस्लाम इन इंडिया। इस्लाम वॉज ब्रॉट टू इंडिया बाय अरब ट्रेडर्स। तो बेसिकली इंडिया में इस्लाम कल्चर कौन लेके आया था? जो अरब कंट्री से जो ट्रेडर्स या व्यापारी आए थे। लेटर मुस्लिम कॉन्करर्स रूल्ड इंडिया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ एंड द उलेमा एक्सपर्ट इन इस्लामिक लॉ रिसीव्ड देयर पेट्रोनेज। बाद में क्या हुआ? मुस्लिम कॉन्करर्स रूल्ड इंडिया अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ। बाद में जितने भी मुस्लिम रूलर्स हुए हैं उन्होंने भारत पे रूल किया, इंडिया पर रूल किया है, तो इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ही रूल किया है। एंड द उलेमा रिसीव्ड देयर पेट्रोनेज, ठीक है ना। और जो उलेमास होते थे उस टाइम पर, उनकी कम्युनिटी के उलेमास मतलब जिनको इस्लामिक लॉ का पूरा नॉलेज होता था, है ना, वो उन्होंने उनके द्वारा, मुस्लिम रूलर्स के द्वारा की गई प्रशंसा या पेट्रोनेज को क्या करा? एक्सेप्ट किया। Among the various schools of Islamic law that had developed, the Hanafi school became popular in India. Turks made it popular in India. तो इस्लामिक लॉ को सेट करने के लिए बहुत सारे यहाँ पर इस्लामिक स्कूल्स या इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए, जिसमें जो हनीफी स्कूल है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हुआ इंडिया में। और हनीफी स्कूल को पॉपुलर करने में सबसे ज़्यादा किसका रहा हाथ है? किसका ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं हम, इन्वॉल्वमेंट है? किसका इन्वॉल्वमेंट रहा है ज़्यादा? जो तुर्किस्तान से जो ट्रैवलर्स आए थे या लोग आए थे जिनको हम टर्क्स बोलते हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्वमेंट रहा है इस्लामिक लॉ को फेमस करने के लिए। भक्ति मूवमेंट इन द ब्राह्मण डोमिनेशन से। तो अब एंशंट पीरियड के एंड होते होते 7th सेंचुरी की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे जो हिंदू जो थिंकर्स थे, जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, ठीक है ना, जो हिंदू रिलीजियस थिंकर्स थे साउथ इंडिया के, उन्होंने ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन है ना, मतलब उसको चैलेंज किया। दे स्ट्रेस्ड ऑन भक्ति विदाउट द हेल्प ऑफ अ मिडिल मैन, दिस इज कॉल्ड द भक्ति मूवमेंट। उन्होंने भक्ति पे काफ़ी ज़्यादा जोर दिया उन हिंदू रिलीजियस थिंकर्स ने, जो हिंदूज के बारे में सोचते थे। उनका ऐसा मानना था कि जो ब्राह्मण्स के जो रूल्स रेगुलेशन काफ़ी टफ है ना। इस तरह से तो एक साधारण से इंसान शायद ही अपने भगवान को पा सके, उसकी भक्ति कर सके। तो उन्होंने भक्ति करने का काफ़ी सिंपल सा सॉल्यूशन निकाला, ठीक है ना, कि उसमें क्या था कि बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी दबाव में आप कोई भी पर्सन भक्ति कर सकता है ना, अपने भगवान के लिए, विदाउट द हेल्प ऑफ मिडिल, मतलब किसी भी ब्राह्मण पुजारी के बिना वो भक्ति कर सकता है। इसको ही भक्ति मूवमेंट कहा गया है। इन नॉर्थ इंडिया इट बिगेन ओनली अराउंड द 13th सेंचुरी एडी। नॉर्थ इंडिया में भक्ति मूवमेंट कब चालू हुआ? 13th सेंचुरी के आसपास। भक्ति मूवमेंट अट्रैक्टेड पीपल इन ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। और भक्ति मूवमेंट ने हिंदू सोसाइटी के लगभग सभी लोगों को एक तरफ क्या करा? आकर्षित किया, अट्रैक्ट किया। भक्ति मतलब क्या होता है कि आप अपने भगवान को याद कर सको विदाउट रिजिड रिचुअल्स, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन आपको उसके लिए कर्म ना करना पड़े। भगवान की भक्ति के लिए डेली मंदिर जाना ज़रूरी नहीं है, डेली पूजा पाठ करना ज़रूरी नहीं है। आप किसी भी फॉर्म में भक्ति को कर सकते हो, मतलब आप किसी की हेल्प करके भक्ति कर सकते हो, आप अपने देख कर भक्ति कर सकते हो, अपने काम के प्रति ईमानदार रहकर आप भक्ति कर सकते हो, ठीक है ना। खाने को वेस्ट ना करके, अपने से पहले दूसरों के बारे में सोच के, ये भी एक तरह से भक्ति है। आप गाना गा के, डांस करके, है ना, भक्ति को शो कर सकते हो। Sufism. From around the 8th century, some Muslims began to be influenced by Hindu, Greek, and Buddhist religious ideas.
अब 8th सेंचुरी में क्या हुआ कि मुस्लिम जो है वो हिंदू, ग्रीक, बुद्धिस्ट, मतलब ऑलमोस्ट सभी रिलीजन से क्या हुए, वो लोग इंस्पायर हुए, है ना। उनको अपने धर्म को भी इनोवेट करने का उन्हें आइडिया मिला, काफ़ी उन्हें नए नए रिलीजियस आइडियाज़ मिले। दिस गिव राइज टू फेथ कॉल्ड सूफीज्म, और इसी आइडिया से एक नए इस्लामिक मूवमेंट, ये भक्ति मूवमेंट का, इस्लामिक भक्ति मूवमेंट का एक नया उनको रास्ता मिला, जिसको सूफीज्म कहा गया है। सूफी फिलोसफी इज बेसिकली इस्लामिक, और ये एक इस्लामिक दर्शन शास्त्र है, फिलोसॉफी है। बिसाइड्स डिवोशन टू वन गॉड इट प्रीचेस ब्रदरहुड अमॉन्ग मैन। सूफीज्म में क्या होता है कि भगवान, किसी एक भगवान को या सिर्फ एक ही भगवान को पूजने के बजाय भक्ति करने का उन्होंने क्या तरीका निकाला था कि लोगों में ब्रदरहुड, मतलब लोगों में भाईचारे की भावना को फैलाओ, है ना। किसी का बुरा मत सोचो, है ना। प्रीचेस ब्रदरहुड अमॉन्ग मैन, आपस में भाईचारा फैलाओ, यही सूफीज्म था। अब उसमें क्या होता था कि वो लोग गाना भी गा सकते थे, वो लोग नाच भी सकते थे, है ना। तो सूफीज्म का कुछ हम बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा रिजिड उनका कल्चर नहीं था। आफ्टर द मतलब टर्किश रूलर्स जब इंडिया में आए, उनके आने के बाद क्या हुआ, जो सूफी जो सेंट्स है, मतलब सूफी लोग, सूफी जो संत है, उनका इंडिया में चलन काफ़ी बढ़ गया, है ना। और उन्होंने अपने यहाँ पर फेथ, अपना नॉलेज को यहाँ पर स्प्रेड किया, सूफीज़्म को उन लोगों ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसमें लास्ट स्लाइड और रह गई है, ये वाली देखिए। तो मैं आपको ये दो लैंग्वेजेस के बारे में बता रहा था कि उस टाइम पर क्या है कि राइटिंग स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था। तो एक तरफ आप देख रहे हो लेफ्ट साइड पे नस्टैल्जिक, तो ये हैंड राइटिंग, ये भी पर्शियन है, ये भी पर्शियन है, ठीक है। लेकिन दोनों का तरीका अलग कितना अलग है। ये जो नस्टैल्जिक है, इसमें बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा होगा, और शिकस्त क्या है, कंटिन्यू लिखा हुआ है। एक बात और होती है पर्शियन हैंड राइटिंग की या अरेबिक हैंड राइटिंग की, या राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, ठीक है ना। हम जो लिखते हैं ना, वो लेफ्ट टू राइट होता है। जैसे चाइनीस ऊपर से स्टार्ट होती है, नीचे चलती है, वैसे पर्शियन अरेबिक राइट से लेफ्ट जाती है, ठीक है ना। संस्कृत भी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, इंग्लिश भी हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं, हिंदी लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। लेकिन जो अरब जो लैंग्वेज होती है, पर्शियन या इस्लामिक जो लैंग्वेज होती है, वो हमेशा राइट टू लेफ्ट जाती है, ठीक है ना। तो ये कुछ न्यू टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पर। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। इसमें दो वीडियोस हैं, पर्शियन व्हील और स्पिनिंग व्हील इन व्यूइंग। तो इसके वीडियो में आपको, जब मैं आपका ऑनलाइन लेक्चर लूँगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।